नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों पर और उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो कि बार-बार पूछे जाते हैं या उन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। देखिए कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं। जब भी नैतिक शब्द आ जाए तो समझिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है। इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण दिए हैं। कौन कौन से? प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी प्रथा पूर्व चरण, ठीक। उसके बाद है कन्वेंशनल स्टेज यानी प्रथागत चरण। उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी उत्तर प्रथागत चरण। तो देखिए सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना ये किसका है? तो ये हम लोग का प्री कन्वेंशनल का है। जैसे कोई भी बालक इसमें कार्य करता है तो इस डर से कार्य करता है कि यदि हम कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो हमको घर के अभिभावकों या गार्जियन के द्वारा सजा मिलेगी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। अब देखिए कैसा कक्षा है, तो हम लोग का बाल केंद्रित है, ठीक है। देखिए निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को। अब देखिए दंड आधारित तो हम लोग का ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए टीचर का कभी भी यह उद्देश्य नहीं होता है कि वह पाठ्यक्रम को पूरा कराए, ठीक। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का भी उद्देश्य नहीं होता है कि निरंतर आप मान लीजिए कि बहुविकल्पी प्रश्न ही देंगे तो बच्चे के अंदर क्या विकास होगा? उसके अंदर केवल फैक्ट का विकास होगा, उसका समझ नहीं बढ़ेगा। तो ज्ञान की संक्रिया संरचना प्रक्रिया को यानी क्या कि एक्टिव नॉलेज को बढ़ाएंगे। किसको? एक्टिव नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है निम्न में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के अनुरूप है। अब देखिए जब भी संज्ञानात्मक विकास आ जाए तो किसका सिद्धांत है? तो जीन पियाजे जी का सिद्धांत है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने 4 अवस्थाएं दिया है, ठीक है। कौन कौन से? एक संवेदी गामक अवस्था, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो हम लोग को संवेदी गामक अवस्था होता है इसका एज कितना होता है? तो इसका एज हम लोग को होता है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। वैसे ही अगर हम पूर्व संक्रियात्मक की बात करें तो वह 2 से 7 वर्ष होता है। ऐसे ही अगर हम लोग मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो 7 से 11 वर्ष होता है। ऐसे ही अमूर्त की बात करें तो 11 से 15 या 16 होता है। तो किसके कर रहा है, मतलब किस चरण की बात कर रहा है? तो मूर्त संक्रियात्मक। तो मूर्त संक्रियता हम लोग कितना हो गया? 7 से 11 यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, देखिए अध्यापक होने के नाते आप ये समझते हैं कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, क्वेश्चन में इतना ही लिखा है। तो उन्हें आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित न हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। देखिए बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित न हो, यह ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर सम्मिलित हो, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए हम लोग के पास 2 ऑप्शन बचा है ना, तो सी टेट के अधिकतर क्वेश्चन में आपको 2 ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा। तो वहाँ पर आप अच्छे ऑप्शन को चुनिएगा। देखिए क्या, जब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, मान लीजिए कि उसमें मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक होगा तो उसके लिए आप एक पद्धति अगर आकलन के लगाएंगे तो सही नहीं होगा।
आप जिसके मतलब कि आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित होना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इस श्रृंखला का उद्देश्य होता है कम समय में अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। और आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सी टेट का और लिंक मिलेगा, जिस पर हम और कुछ क्वेश्चनों को लेकर आते हैं और आप लोगों से मतलब कि हम खुद उन क्वेश्चनों पर जितनी लेक्चर की ज़रूरत होती है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिया जाता है। तो आप लोग में से जिन्होंने अभी उस श्रृंखला से नहीं जुड़ा है तो आप लोग उस श्रृंखला से जुड़िए और उसके भी वीडियो को देखिए। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखिए किसकी बात कर रहा है, तो बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहे क्या, बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। देखिए केवल वर्ड हमेशा निगेटिव होता है, मतलब किसी भी चीज़ का एक रीजन नहीं होता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता का कोई भूमिका नहीं होता, ऐसा कोई नहीं है। जब विकास में आनुवंशिकता वातावरण का योगदान है तो बुद्धि में भी योगदान होगा। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जैसे कोई एक क्षेत्र में पढ़ने में जो तेज है वो क्रिकेट खेलने में भी तेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब यह बिल्कुल फिक्स नहीं है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। यह ऑप्शन सही है। क्यों सही है कि 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और यहाँ पर बहुत अच्छा सब लिखता है, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। यदि कोई मतलब बालक पढ़ने में अच्छा है अब प्रदर्शन कर रहा है तो इतना नहीं है कि उसकी बुद्धि इतना ही है, उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या लिखा है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अब देखिए कौन सा वर्ड, सृजनात्मकता। जैसे ही सृजनात्मक शब्द आ जाए तो आप एक चीज़ जानिए, क्या, अपसारी, अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन में क्या होता है कि बच्चे एक चीज़ को कई वे में सोचते हैं। जैसे उनसे आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछिए तो जैसे कहेंगे कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं तो वो नहीं कहेगा कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि हमको बस नॉलेज मिल जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। वो तमाम चीज़ें बता देगा कि हम पढ़ रहे हैं कि अपने माँ बाप का सम्मान करें, बड़ों का इज्जत करें, थोड़ा सा सामाजिक समझ हो जाए। माने तरह तरह, जैसे पूछेंगे पेन का प्रयोग है तो वो केवल लिखना नहीं कहेगा, कहेगा लिखेंगे भी, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको दीवार में लगा के कपड़ा भी टांगेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो किसी को चुभा भी देंगे। तो ये क्या होते हैं, ये सब सृजनशील बालक होते हैं। तो देखिए इसको क्या कह रहा है, सुसाध्य किया जा सकता है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहरा कर, केवल अनुकरण द्वारा। अब देखिए केवल शब्द से तो एक ऑप्शन हमारा कट गया। अभ्यास भी हम लोग का टैग वर्ड है। आप लोगों में से जिन्होंने अभी नहीं देखा होगा तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो देखेंगे तो एक टैग वर्ड संबंधी वीडियो है जिसमें केवल यह बताया गया है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे हल करें। मतलब कौन कौन से शब्द दिख जाए तो ऑप्शन सही होगा और कौन से शब्द दिख जाए तो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए अध्यापक केंद्रित वर्ड भी क्या है, गलत है, क्योंकि कुछ भी अध्यापक केंद्रित नहीं होगा। तो अब किसे सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण को प्रोत्साहित करेंगे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो देखिए मतलब कि कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अगर आप एक अध्यापक हैं तो जो मतलब कि बालक उस पर चयनित होकर आते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे? आप बताइए, अलगावात्मक करेंगे, मतलब अलगाव की भावना रखेंगे, साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित। तो देखिए कभी भी आ जाए तो आप क्या, समानता पर आधारित सारी चीज़ लगाइए, मतलब कि सब कोई क्या है तो सब कोई इक्वल है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा।
आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहेगा एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखिए कैसा समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा मतलब कि सबको एक साथ कक्षा, मतलब सबको एक साथ शिक्षा और अच्छे से शिक्षा और सृजनशील बालक बनाना, समझ को विकसित करना। तो देखिए किस तरह का होना चाहिए। केवल शाब्दिक कभी भी नहीं हो सकता है। शाब्दिक केवल वर्ड देखे तो काम हमारा गलत हो गया। केवल दृश्य नहीं हो सकता है, केवल मौखिक नहीं हो सकता। बहुल रूप से यानी मल्टीपल फॉर्म्स, किसमें, मल्टीपल फॉर्म्स में हम देंगे शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो बस आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्रिय दोस्तों के बीच शेयर करिए। आइए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब किसके संदर्भ में बताना है, तो अधिगम के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए अधिगम क्या है। कह रहे परीक्षाएं ही अधिगम की चरम लक्ष्य हैं। अब देखिए परीक्षा कराना कभी भी विद्या का उद्देश्य नहीं होता। ऐसा ऑप्शन कभी भी आपको दिखे तो काट दीजिए। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय शब्द भी देखे तो आप काट दीजिए। भाव का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसा नहीं है। भाव का भी, भाव मतलब इमोशंस का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्या, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगम कर्ता की संक्रिया संक्रिया क्या होती है, संलग्नता की जरूरत होती है। हाँ यह ऑप्शन सबसे अच्छा है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए सक्रिय किसको कर दिया है, जो अधिगम करता है, यानी जो सीखता है वो सक्रिय है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिलन है। आत्म प्रतितोषण, उसके बाद क्या, बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। अब देखिए इसके मतलब कहने का क्या है, मतलब कि जैसे देख लीजिए आपको पुरस्कार दिया जाएगा तो क्या आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। रुचि कभी भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं होता है, रुचि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होता है। यानी क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी भी गलत है, सी भी गलत है। आत्म प्रतितोषण ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। लेकिन जिज्ञासा, कोई भी व्यक्ति जब क्या जागरूक रहेगा या खुद से एक्टिव रहेगा तो वो कैसे, जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा होगा। जैसे मान लीजिए आपको पेपर देना है सी टेट के, आप कब सी टेट को क्रैक करेंगे अच्छे नंबरों से, जब आप खुद अंदर से प्रेरित रहेंगे पढ़ने के लिए। नहीं तो आपको कोई भी संस्था, कोई भी टीचर नहीं सिखा पाएगा जब तक आप जागरूक नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप जागरूक होते हैं तो आपका मन उस लेवल को सेट करने के लिए तैयार हो जाता है। किसके, मतलब अच्छे नंबर लाने वाले लेवल को सेट करने के लिए जागरूक हो जाता है कि नहीं मेरे को करना है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग मतलब कि खुद से प्रेरित रहिए कि मेरे को चीज़ों को पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और मेन मैटर है कि कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, जहाँ पर फैक्ट कंटेंट मिल जाए और ज़्यादा सिलेबस से इधर उधर ना बातें हो। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग का यही काम है, कम बातें और काम ज़्यादा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या में दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, देखिए जिस संख्या का एक और उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो, मतलब क्या कि वह एक और अपने अलावा किसी संख्या से ना कटे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि एक अभाज्य संख्या में दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है।
अब बताइए 3 एक अभाज्य संख्या है और 7 एक अभाज्य संख्या है। अब बताइए 7 और 3 को जोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या मिलेगा 10, 10 तो भाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। फिर क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या होता है। अब देखिए 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, दोनों को गुणा कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21। ये अभाज्य है नहीं, कहेंगे कि आप ये भाज्य है, तो ये भी गलत है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि अभाज्य संख्या गुणनखंड एक सदैव होता है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, यह बात सही है कि अभाज्य संख्याएं बहुत हैं। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन से कथन सही है। समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य होते हैं। देखिए यह ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलती है। क्यों गलती है, यह जेंडर रूढ़िवादिता है। मतलब क्या, ऐसा विभेद हम नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों, हम ऐसी अवधारणा अपने अंदर नहीं रखेंगे। लगता है नहीं लगता है उसकी बात को छोड़िए, आप टीचर है तो ऐसी अवधारणा नहीं रखेंगे। अध्यापक के विचार का असर गणित सिखाने वाले के प्रदर्शन पर होता है, यह बिल्कुल बात सही है। क्यों, क्योंकि देखिए यदि आपके विचार सही नहीं हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आप यदि मानते हैं कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे को गणित नहीं आता है तो आपके अंदर ऐसा चल रहा है ना, इन सब चीज़ को आप एक किनारे लगाइए और मानिए कि सबको सब चीज़ समान आता है, तब उसका पड़ेगा। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए मैं बार बार बताता हूँ, जब भी नई वर्ड आए तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम है तो आप अपने कॉपी पर क्वेश्चन नंबर डाल के नई वर्ड को गोला कर लीजिए। इसके चक्कर में 2-3 क्वेश्चन यदि आप खो देते हैं तो समझ जाइएगा कि आपका अच्छे नंबर पर भी प्रभाव पड़ेगा और कभी कभी तो मतलब रिजल्ट होते होते दोस्तों रुक जाता है। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बार बार बात को सुन रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बार बार सुनेंगे तो आपको समझ जाइए एकदम बिल्कुल याद आएगा। जैसे ही नहीं आएगा तो ऐसे ही मेरी बात याद आएगी, नहीं नहीं आ गया है, तो वहाँ पर हम लोग को जैसे ही आपको एक नंबर मिलेगा तब आप लोग कहेंगे कि हाँ बताया गया मतलब कि ज्ञान सही था। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। ठीक है, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। गणित में अमूर्तीकरण और मार्गदर्शन सम्मिलित है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। अब देखिए हम लोग का ये भी ऑप्शन सही है कि वास्तविक संसार से जुड़ा है। गणित में अमूर्तीकरण और मार्गदर्शन सम्मिलित है, ये भी बात सही है। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, ये भी बात सही। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, ये बताइए गणित में केवल संख्याओं की पढ़ाई होती है, ये बात हम लोग का गलत है। हम लोग क्या ढूंढना है, नहीं ढूंढना है, यानी कि क्या हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। जो गलत था वो हम ढूंढ दिए। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से किससे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। देखिए किसको रचनात्मक कह रहा है, रचनावादी कह रहा है, संरचनात्मक कह रहा है। गणित परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देगा। अब देखिए जब भी कंठस्थ वर्ड आ जाए तो हमारा गलत होता है। अध्यापक का केवल सही उत्तर को केंद्रित करना, अब देखिए ये भी बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, इसको अभी हम रोक के रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रुटियां सीखने का एक संकेत होती हैं। विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना, देखिए ये भी हमारा गलत है, यानी क्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए फिर नहीं आ गया, हम इसको गोला कर लिए। कह रहा है कि विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। ठीक है, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपाड़ बिछाना
टाइलिंग लाभदायक हो सकता है? देखिए, क्षेत्रफल के लिए टाइलिंग और चौपाड़ का प्रयोग किया जाता है और क्षेत्रफल के लिए ग्रिड पेपर का भी प्रयोग किया जाता है। और अगर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सूत्र खोजना है, अब विद्यार्थी खुद से अगर सूत्र को खोजता है तो उसे सूत्र नहीं कहा जाएगा, वो समझ जाएगा कि चीज़ें कैसे बना है। तो ऑप्शन नंबर ए भी मजबूत है। लेकिन देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर क्यों होगा कि नहीं पूछा है। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। यानी ये किस पर, ये कंथस्टीकरण पर जोर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप सूत्र को यदि पहले पढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बालक रटने की ओर चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। अब किसको पढ़ाना है, तो भिन्न के बारे में पढ़ाना है। मतलब भिन्न के मतलब तो आप लोग जानते ही हैं किसका, जैसे 1/2, 1/3, इन्हीं सब के बारे में पढ़ाना है। 5/7, ठीक। तो क्या होगा, भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणा का कक्षा की पढ़ाई के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखिए, नहीं होना चाहिए गलत, हम लोग को सही ढूंढना है। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत बात है। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश तथा हर पृथक संख्याएं हैं। देखिए, सबसे अच्छा यह ऑप्शन है। क्यों? क्यों क्या कह रहा है कि भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यानी क्या, जैसे भिन्न की अवधारणा है तो आप देखिए, कोई बच्चा मान लीजिए कि जो खाने का बॉक्स लेकर आते हैं, आप मान लीजिए कि 2 लड़कियों में से बॉक्स ले लिए और 3 लड़कों में से ले लिए, और ऊपर लड़कियों का रखती है 2 और नीचे 3, तो कहेंगे कि देखिए लड़कों में जो लड़कियों का रखा गया है वो अंश है, नीचे हर है, तो वहाँ से उन लोग का अंश हर का कंसेप्ट बनेगा। फिर किसी की भाग की बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास 3 पेंसिल है, इसके पास 5 पेंसिल है, तो दोनों मिला के 8 पेंसिल हो गई, 8 में से 3 दे दिए, फिर नीचे आप कितना बचा, तो ऐसे उन लोग के पास समझ विकसित होगा। मान लीजिए कोई रफ कॉपी है, उसके पेपर को आप 3 में से कोई गोला है, गोले को मान लीजिए आप मतलब उन लोग की रफ कॉपी पर कोई गोला बना देते हैं और उसके 2 भाग को मान लीजिए आपने क्या कर दिया, कलर कर दिया, और 2 भाग को छोड़ दिया, तो कहेंगे कितना कलर है, तो बताएगा कि 4 भाग में से 2 भाग कलर है। ऐसे करके यदि आप समझ विकसित करेंगे तो उन लोगों के अंदर सही समझ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, कब, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। ठीक है। विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। विद्यार्थियों के अस्थायी अनुभव को उचित महत्व न दिया गया हो। प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। देखिए, अब पहले तो हम लोग का ये गलत है, क्यों महत्व न दिया गया और शिक्षकों का प्रयोग ये भी गलत है। अब विद्यालय का ज्ञान पर रचना नहीं हो सकता है, किस पे, विद्यालय के अस्थायी अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित, अच्छा, विद्यार्थियों के अस्थायी अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो, ये तो हम लोग का हो गया है, सॉरी, आगे देखते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किया गया प्रक्रिया मतलब क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक और अर्थपूर्ण शिक्षण हेतु होना चाहिए। अब देखिए, भरना है, क्या होना चाहिए, विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण याद करना, क्रियाकलापों को पुनरावृत्ति कराना। तो देखिए ये तो ऐसे ही टैग वर्ड है, याद करना, पुनरावृत्ति कराना, सूची बनाना। तो क्या करना चाहिए, हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए, यानी विचार विमर्श करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए उसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि अब देखिए अंतःक्रिया वर्ड किसका है, तो आप लोग जानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया हम लोग का किसका है, तो वाइगोत्स्की साहब का है। यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। ठीक है। यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। यह विद्यार्थियों में सहपाठियों एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। केवल सामूहिक शिक्षा की मांग है। देखिए ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही गलत है। अब देखिए, यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, ठीक है,
यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। देखिए दोनों ऑप्शन ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन तीनों में देखिए अगर सी को आप पढ़ेंगे तो उन ऊपर दिए हुए दोनों ऑप्शन को आपस में सम्मिलित करेगा। देखिए कैसे, यह विद्यार्थियों में सहपाठी, देखिए सहपाठी वाला आ गया ना, अधिगम सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है। देखिए इसमें सामाजिक वाला भी आ गया ना, तो इसका मतलब क्या, ए और बी जोड़ के सी बना है, तो दो ए, जब बताइए दोस्तों दो चीज़ को जोड़ा जाएगा तो अधिक ही न प्राप्त होगा, यानी कि सी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को पकड़ना है। यदि आप इन सब छोटी छोटी बातों को पकड़ गए तो आपको मोटा नंबर लाने में कोई नहीं रोकेगा। मोटा नंबर का मतलब कि अधिक नंबर। तो छोटी छोटी बातें क्या होगा हम लोग के लिए बहुत लाभदायक होंगी। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या क्या कर रहे हैं, ईवीएस ईवीएस की शिक्षा में शिक्षक द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। क्या रहा है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, राष्ट्र की शिक्षा नीति के प्रस्तावों का पालन करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। अब देखिए किसके, अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी की बात कर रहा है ना, तो देखिए सबसे बढ़िया ऑप्शन हम लोग का ए है। क्यों, क्योंकि देखिए इनमें क्या लिखा है, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। जैसे ही शिक्षक जानेगा कि बच्चे किस पृष्ठभूमि से आते हैं, इन लोगों का अभिभावकों की मतलब कि कैसी पृष्ठभूमि रही है, तो वो आराम से स्टूडेंट को पढ़ा लेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आज का हम लोग का सेशन कंप्लीट होता है। दोस्तों हम लोग बिना मतलब इधर उधर के बात किए सेशन को इतने जल्दी कंप्लीट किया और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों आप लोग बस एक छोटा सा काम करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों हम लोग लेकर आएंगे आप लोग के लिए एक और बेहतर वीडियो, मतलब इस श्रृंखला में दिन प्रतिदिन वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।